आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर, रंगमंच के मशहूर निर्देशक सलीम आरिफ और अभिनेत्री लुबना सलीम से वसीम अंसारी की बातचीत। चलिए सुनते हैं ये बातचीत। विविध भारती के कार्यक्रम आज के मेहमान में मैं वसीम आप सबका विविध भारती और उसके सुनने वालों की तरफ से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले जो दो महान हस्तियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं सलीम आरिफ साहब से। ये एक एलुमनस है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन एट व्हिस्लिंग वुड्स मुंबई में है ये। बतौर डिजाइनर इन्होंने श्याम बेनेगल साहब की भारत एक खोज, गुलजार साहब की मिर्जा गालिब, उसके बाद चाणक्य और नीरजा गुलेरी के चंद्रकांत जैसे सीरियल्स किए। फिल्मों की अगर बात करें इनकी डिजाइनिंग की तो सरदार पटेल, माचिस, हुतुतु, थक्षक, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और ऐसी कई सारी फिल्में। स्टेज और थिएटर की अगर बात करें तो ताजमहल का टेंडर, कैफी साहब, गालिबनामा, खराशे, पीले पत्तों का बन, दिल चाहता है, आपकी सोनिया और इसके साथ कई सारे। तो सलीम आरिफ सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एक और तारुफ मैं आपको कराना चाहता हूं, उनके बेटर हाफ लुबना सलीम मैम जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बारे में क्या है ये मैं बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि खूबसूरती अगर हुनर से मिल जाए तो हुनर और खूबसूरत हो जाता है। ये एक फिल्म, टेलीविजन और थिएटर एक्ट्रेस हैं। इन्हें लीला ठक्कर के नाम से आप लोग जानते ही होंगे, बा बहू और बेबी सीरियल में। जी हाँ, भारत एक खोज, दामन, छत्रपति शिवाजी, मेरा नाम करेगी रोशन, अक्सर करेगा होता है लेकिन करेगी रोशन, ये आपको याद होगा। इन्होंने अगर प्लेस की बात करें तो जिन प्लेस में काम किया है, अजहर के ख्वाब और आत्मकथा, शाम रंग, लकीरें, मेरा कुछ सामान। फिल्मों की बात करें तो ओ माय गॉड, जस्ट मैरिड, कॉल फॉर फन और रिफत वसीम भी आप जानते होंगे कौन है, मशहूर है इस नाम से, रिफत वसीम नाम से भी, मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव में। दोस्तों ये थी बातें इन दोनों के बारे में और खुशकिस्मत है हम कि ये दोनों एक साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस इंट्रोडक्शन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका वसीम। और ये इंट्रोडक्शन मैं यही सोची थी कि उफ मैं कब जाके आप सबको कहूँ हाय आई एम हियर। लेकिन ये वजह आप ही लोगों ने दी है हमें कि हम इतनी सारी बातें अगर हम कह रहे हैं तो हम हमारे जो सुनने वाले हैं वो जानना चाहते थे कि आखिर हमारे साथ है कौन, और अब इस प्रोग्राम को सुनने का मजा और ज्यादा आएगा। बहुत शुक्रिया। हम बहुत अच्छा लग रहा है, इंतजार कर रहे थे इस मौके का, है ना सलीम? बहुत अच्छा लग रहा है सलीम सर, लुबना मैम। एक चीज और नोटिस की है मैंने कि आप सलीम आरिफ हैं, आप लुबना सलीम हैं जी। सर, सरनेम का बचपन से वालिद का ही नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि सरनेम इस्तेमाल ना करना है। हमसे पूछिए, हम तो बहू है घर की। नहीं, हमारे साथ तो ऐसा हुआ बिकॉज आई वाज लुबना सिद्दीकी और जब शादी हुई तो हर लड़की का ख्वाब होता है हाय मेरा सरनेम बदल जाएगा, तो मेरा भी बदल गया। तो मेरे सरनेम की जगह पे दो नाम आ गए, तो लुबना और सलीम। तो जब हम लिखते हैं फर्स्ट नेम वो होता है लुबना, सेकंड नेम होता नहीं है, जो सरनेम होता है उसकी जगह सलीम। तो फिर मुझसे पूछा जाता है कि आपका सरनेम क्या है? ये मेरी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी मैं आप लोगों से पूछूं और आज वो बात ठहर चुकी है। उसकी एक वजह और भी है कि कहीं पीछे ये ख्याल भी है उसमें कि हम कास्ट डिवीजन में मानते क्या नहीं। बात कही, बहुत अच्छी बात कि खान है, सिद्दीकी हैं, अंसारी हैं, कुरैशी हैं, वो इशू नहीं रहता है। नहीं, और ये उससे बहुत हमारे लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जो दोनों बच्चे हैं उनके साथ भी ये हुआ है कि वो फैजी सलीम और तो हमारा वो ये सलीम का खानदान है एंड सलीम के जो मेरे नाम में जैसे सलीम आरिफ, आरिफ मेरे वाले साहब का नाम। जी समझ गया सर, तो वो सिलसिला वैसे ही चलता। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा ख्याल है और बहुत अच्छी नीयत है सर, और ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर कोई बहुत ज्यादा नाटक करे उसे कहा जाएगा कि ज्यादा नाटक मत कर। आप लोगों के केस में अलग है, आप लोग कहते हैं ज्यादा नाटक कर, अगर कुछ बनना है तो ज्यादा नाटक कर। हम थक गए नाटक कर करके थक गए हैं। नहीं, हमारे केस में क्या होता है कि चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं
जी। और शूटिंग्स की वजह से कई दफा ऑडिटोरियम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, डेट्स मैच नहीं होती, तो ये कहा जाता है कि और जैसा आपने कहा कि और नाटक कर भाई। हाँ, और नाटक कब दिखा सकता है और प्ले। मगर जितना मैनेज होता है उतना करते हैं। लेकिन नाटक हमारे लिए करने की एक और वजह ये भी है कि हम पले बड़े ही नाटकों में हैं। सलीम NSD बाद में गए, लेकिन पहले लखनऊ में वो नाटक ही कर रहे थे, एंड दैट वाज अ करियर ही चोज। मेरे साथ भी यही हुआ कि नाटक ही हमारी जिंदगी रही, बचपन से हम वही करते आ रहे हैं। तो इसके अलावा हमें हमारी लाइफ में मुझे लगता है एक कंप्लीटनेस जो आती है वो नाटक से आती है। हालांकि हम दोनों अलग अलग फील्ड्स में हैं, अलग अलग काम करते हैं, एंड उसके बावजूद भी जब हम नाटक साथ में करते हैं तो वो एक कड़ी है जिससे हम जुड़ते हैं। आई रियली लव दैट। वो बहुत ही खूबसूरत बात है। छै चप छै छपा के छै, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की, छै छप छै छपा के छै, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की, देखी है हमने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप छै छपा के छै, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छै छप छै छपा के छै, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। फिर से कहना, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। ढूंढा करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना, नहीं ढूंढा करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना। सारा दिन लेटे लेटे सोचेगा समंदर, आते जाते लोगों से पूछेगा समंदर, साहिब रुकिए जरा, अरे देखी किसी ने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप छै छपा के छै, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छै छप छै छपा के छै, ला 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 ला। जिनके फादर और फादर इन लॉ लेजेंडरी राइटर जावेद सिद्दीकी साहब हो, जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, ममू, फिजा, बाजीगर, ताल, परदेस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोई मिल गया, ऐसी कई सारी फिल्में, सुपर डुपर हिट फिल्में लिख दी हैं, तो उनका असर बेअसर तो नहीं हो सकता। वो बचपन की यादें, वो तरबियत जो आपको मिली, उसके बारे में जिक्र। और सलीम आरिफ सर, आपकी उनसे मुलाकात जो हुई उसके बारे में आप हमें बताएं। लुब्ना मैम, आपसे अगर हम शुरू करें। देखिए, मेरे लिए ये जो सारे, ये जो पापा के जो आपने अभी सारी बताया कि वो फिल्म राइटर हैं, इसके अलावा मेरे लिए वो मेरे पापा हैं। और उन्होंने जो हमें तरबियत दी है वो यही दी है कि भैया अच्छे इंसान बनो, अच्छे, एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। एंड वो तरबियत से हम आज भी, मतलब यू नो, वो हमारे लिए एक खजाना है। इसी तरह से हम जीते हैं। पापा की वजह से मुझे लगता है
पापा और मम्मी दोनों की वजह से जो मेरा वजूद है वो है, जो मैं यहाँ हूँ, एक टैलेंट, एक लड़की होते हुए एक एक ऐसे माहौल में पली बड़ी जो बिल्कुल फ्री और जो बिल्कुल हर बच्चे, हम 4 भाई बहन हैं, चारों पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने फील्ड्स में काम करते हैं। तो यही तरबियत दी है पापा के लिए। मेरे लिए पापा का इससे बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्या बात कही है, बहुत ही खूबसूरत सी बात की लुबना मैम, और आपकी तरफ से आना ये बात बिल्कुल 100% सही, 100%, और ये लोगों तक पहुंच चुकी। सलीम आरिफ सर, आप क्या कहेंगे जावेद सिद्दीकी साहब के साथ? देखिए, मेरी उनसे मुलाकात जाहिर है मुंबई आने के बाद हुई, और मैं उनके काम से वाकिफ था। मैंने उमराव जान देखी थी, चक्र देखी थी, शतरंज के खिलाड़ी देखी थी, तो वो मुझे पता था कि एक बहुत ही सुथरे अच्छे राइटर हैं जावेद सिद्दीकी साहब। और बड़ी बात जो है वो समझने की वो ये है कि ये एक पूरी तहजीब को साथ लेकर राइटिंग करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन ये देखा जाता है कि फिल्म की राइटिंग में तहजीब नहीं होती, फिल्म की अपनी एक तहजीब बन जाती है, खासतौर से मुंबईया फिल्म की। तो लेकिन जावेद साहब की जो फिल्में हैं उनमें एक अद्वियत रही है, एक लिटरेरी वैल्यू रही है, चाहे वो शतरंज के खिलाड़ी हो, चाहे उमराव जान हो, तो खैर किताबों से निकली हुई चीजें, लेकिन उसके अलावा भी जब उन्होंने डर जैसी फिल्म लिखी या बाजीगर जैसी फिल्म लिखी, तो उसमें भी एक सफाई है, एक एस्थेटिक्स ऑफ हायर वैल्यू है, अल्फाज के चुनाव में, बात कहने के अंदाज में। तो वो बहुत अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ है, वो बहुत कम राइटर्स के पास होती है, और जावेद साहब के पास वो बहुत बड़ा जखीरा है, जिसे कहना चाहिए। वो उस तरह की जबान है जो सब कुछ कह सकती है, मगर एक खास खूबसूरती के साथ, एक खास एस्थेटिक्स के साथ। बहुत ही खूबसूरत, जो अच्छे राइटर का कमाल होता है। जी बेशक सर। और आपने बहुत अच्छी बात की। एक बार मैं इत्तेफाक में खुशकिस्मत था कि मैं उनसे जब एक बार पूछा कि सर आप फिल्में लिखने ऐसे डायलॉग जो लिख देते हैं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, कई सारे ऐसे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे मुंह पे चढ़ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म पहले देख लेता हूँ फिर लिखता हूँ। मैं ये कैसे मुमकिन है सर? तो बोले अपने जहन में पहले मैं फिल्म देखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, मुझे पसंद आई तो सबको पसंद आई। वो उन्होंने काफी सारी फिल्में इस वजह से भी रिफ्यूज की हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हुए वो हिचकिचाते भी इसी वजह से रहे कि उनकी जाती जो एक टेस्ट है, या जो उनको लगता है कि जो एस्थेटिक्स फैमिली के साथ फिल्म देख सकें वो वैसी फिल्म नहीं होगी, तो वो कतराते रहे। और वो कहीं एक शऊर बनाने वाली बात भी है। फिल्मों में ये जिम्मेदारी तो हम सब पर, फिल्म क्या थिएटर में भी ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम एक बेहतर समाज की तरफ लोगों को ले जाएं, और उसमें खूबसूरती भी उसका एक हिस्सा है, मतलब हायर एस्थेटिक्स हो, बात कहने का एक अंदाज हो, तो वो बहुत जरूरी लगता है मुझे। और बतौर फादर भी, मैं बतौर पेरेंट्स भी, हमारे घर का भी माहौल ऐसा ही रहा है कि मम्मी पापा दोनों जो हैं लैंग्वेज को लेकर और हमारी तरबियत को लेकर और हमारे कल्चर्स को लेकर, हमारे ट्रेडिशंस को लेकर आज भी उतने ही दे वेरी फोकस्ड ऑन, फर्म है उस पर, और मॉडर्न होते हुए भी एक बैलेंस बना के रखा हुआ है जो हम अब अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या बात है। तो उनकी फिल्म का कोई गाना अगर आप सुनना चाहें आप दोनों, तो बताएं आपकी पसंद। सलीम पहले आप। पहले देखिए, उनके बहुत सारी फिल्में हैं जो म्यूजिकली बहुत स्ट्रांग है, जैसे उमराव जान पहली फिल्म जो एकदम से ख्याल आता है, फिर आप बाजीगर के गाने हैं, डर के गाने हैं बड़े खूबसूरत, दिलवाले दुल्हनिया के गाने बहुत अच्छे हैं, और सरदारी बेगम उसमें भी वो मम्मो का एक गाना बड़ा खूबसूरत है जगजीत भाई का, जो उन्होंने मम्मो के भी डायलॉग्स किए थे। फिजा फिल्म खालिद साहब की फिल्म, उसके भी डायलॉग जावेद साहब ने किए थे। तो वो फिल्में ऐसी जिनके गाने आज भी लोग याद रखते हैं, और वो फिल्में भी जाहिर, गाने भी और वो फिल्में भी, वो रेयर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। और वो ताल, मिसाल के तौर पर रहमान का हिंदी का आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कोर्स ताल फिल्म रही है, जावेद साहब ने लिखी थी। परदेश के भी गाने, तो उनके पास काफी फिल्मों में काफी रिच। तो मतलब सलीम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास चॉइस है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप कौन से सुनना चाहेंगे आप हमें वो बताएं तो हम उसे प्ले करेंगे। वैसे इस बार हम ये कह दें वसीम, आप जो हमें सुनाना चाहेंगे। चलिए तो सुनते हैं गाना फिल्म उमराव जान से।
रेशम में परोजों के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है प्रोग्राम आज के मेहमान में। हमारे साथ हैं सलीम आरिफ साहब और लुबना सलीम मैम। सलीम आरिफ साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप एक एलुमनस हैं वहां के, जहां आपको एनएसडी फेलोशिप भी मिली थी जी। एक सब्जेक्ट पर इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी अगर थिएटर के ऊपर काम करने के लिए। उसका जो तजुर्बा था, वो जो एक तरीका था और उसका जो एक क्या नतीजा था, उसके बारे में अगर आप हमें बताना चाहें हमारे सुनने वालों को। वो मेरे लिए बहुत नया तजुर्बा था, वहां जाना ही सबके उनके लिए ख्वाब है। हाँ, मतलब मुझे याद है कि जब मैंने ये मोहन महर्षि साहब डायरेक्टर थे और जब मैंने उनसे जिक्र किया कि मुझे, उन्होंने कहा आपको फेलोशिप भी मिल सकती है और आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, चॉइस आपकी। तो मैंने उनसे कहा था मुझे फेलोशिप लूंगा, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहता हूं, मैं अलग अलग रीजन्स में जाके इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं लोग कैसे काम करते हैं। हबीब तनवीर साहब उसमें बड़े चॉइस थे और पनिकर साहब। तो हबीब साहब ने फौरन मुझे खत लिखा कि तुम आ जाओ और मेरी ये पूरी डेट है, देख लो इसमें तुम्हें कहाँ सूट करेगा। और उन्होंने बड़े खुशदिली से मुझे बुला लिया और मैं चला गया और मैं रायपुर रहा, फिर उनके साथ बस्तर घूमा, कुछ 1.5 साल तक मैं उनकी कंपनी में रहा, काम करता रहा। अच्छा। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक जो फैसला मैंने जानबूझ के किया था वो ये था कि मुझे उनकी तरह का थिएटर नहीं करना, मुझे उनको इमिटेट नहीं करना। लेकिन मैंने उनसे सीखा बहुत। पनिक्कर साहब के यहाँ गया केरला में काम करने, तो वहां पर भी देखा उनकी कंपनी में रहा, 3 महीने उनके शोज में लाइटिंग की, उनकी टीम के साथ घूमा इधर उधर। तो वो हिंदुस्तान को समझने का बड़ा अच्छा तरीका था मेरे लिए। और मैं लखनऊ से गया था दिल्ली, दिल्ली से फिर पूरे हिंदुस्तान को समझना, खासतौर से इस बात को कि थिएटर में कितनी तरह से बात कही जा सकती है, क्योंकि हम लोग एक रियलिस्टिक प्लेस को देखते आए थे, कुछ नौटंकी और इस तरह के फॉर्म्स को देखते आए थे। लेकिन ये कि वही बात साउथ इंडियन डायरेक्टर अपने रीजनल एलिमेंट्स को लेकर कैसे कहता है, हबीब साहब कैसे कहते हैं, या कारंज जी, बीवी कारंज साहब जो हमारे डायरेक्टर भी थे, वो म्यूजिक कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे कहानी कहते हुए पिरोते हैं उसमें, या रतन थियम साहब जो मणिपुरी एलिमेंट्स को यूज करते हैं, उनके साथ भी हमने काम किया। तो इन चारों डायरेक्टर्स को देखने का और समझने का बड़ा मजा आया और फिर उनसे काफी सारी चीजें मैंने इम्बाइब की अपने काम में। और वो जाहिर है कि आज मुझे जब जरूरत होती है तो मेरी रेफरेंस की लाइब्रेरी में उन लोगों का काम रहता है। क्या बात है। तो उसमें से बहुत सारी चीजें मुझको, ऐसा कहीं मैं अटकता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ रास्ता नजर आ जाता है। वो एक मुझे लगता है बहुत जरूरी है किसी के लिए भी जो इस फील्ड में काम कर रहा है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप कहानी लिखने से पहले बहुत सारे राइटर्स को पढ़ लें, बिना पढ़े लिखना नहीं आ सकता। तो बिना दूसरे का काम देखे हुए आपको अपना काम समझने समझाने का तरीका मिलता नहीं, क्योंकि आप अपनी तरह से 1 या 2 प्ले करेंगे, उसके बाद खुद को रिपीट करते रहेंगे। जबकि मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने कुछ 12-14 नए स्क्रिप्ट्स किए हैं और नए स्क्रिप्ट बनाए हैं। गुलजार साहब के, जावेद साहब के प्लेस किए हैं। बहुत अच्छे राइटर्स हैं, जाहिर है, तो उनको करने में मजा भी बहुत आता है। लेकिन उनको जब फॉर्म देते हैं हम, तो फॉर्म देना मेरे लिए एक नया तरह का क्रिएशन होता है। तो मैं उसमें एक तरह से राइटिंग का हिस्सा तो नहीं होता हूं, लेकिन राइटिंग को स्टेज तक ले जाकर ऑडियंस तक पहुंचाने में एक जो एक मजा है, वो आई थिंक इज द की। जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो आप बात कहना चाह रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रही है और उस तरीके से जिस तरह से आप पहुंचाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मेरे लिए हमेशा बड़ा चैलेंज रहा है। बहुत अच्छी बात सर आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये भी कहा जाता है कि अपने नजरिए को कभी कभी सामने वाले के नजरिए से भी देखो। बिल्कुल। तो हम पलट के देखते हैं नजरिए के बारे में क्या नजरिया रखता है। वो अक्सर ऐसा होता है कि शोज के बाद लोग हमको मिलते हैं और वो अपना फीडबैक दे देते हैं। तो उससे बहुत कई दफा क्लू मिलता है कि हाँ ये बात इस आदमी ने इस तरह से ली। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब शो खत्म होता है तो जिस तरह ऑडियंस रिएक्ट करती है, जो स्पॉन्टेनिटी होती है उनकी अप्लॉज में, वो रिस्पॉन्स या उनके नॉन अप्लॉज में, वो भी पता चलता है कि ये बात वहां तक कितनी गहरी पहुंची। तो वो कभी झूठा नहीं होता। जो शो खत्म होने के स्प्लिट सेकंड बाद जो ऑडियंस का रिस्पांस है,
वो पूरी दुनिया में कभी झूठा नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त ऑडियंस कोई सोचती नहीं है, उसको अच्छा लगा तो खड़े होकर ताली बजाती है। वो किसी का भी काम हो, एक नया लड़का हो या एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, और एक्सपीरियंस्ड आदमी का काम अगर अच्छा नहीं लगा तो ठंडे दिमाग से अपने पोलाइट सी क्लैपिंग करके दिल रखने के लिए बाहर जाके कहेंगे यार इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, या अब वो बात नहीं रही, अब इनको गाना छोड़ देना चाहिए, अच्छा वो याद में मेमोरी में अच्छी बने रहे, इस तरह की बातें कमेंट्स आपको। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी।
भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो एक इजाजत दे दो बस जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। लुबना मैम, कभी ऐसा हुआ है? ठंडी ठंडी तालियां मिली हैं? कभी ऊपर वाला ना करे ऐसा हुआ है? नहीं अगर हाँ, नहीं तो आपने मुझे कैसे खुद को? नहीं मुझे अब ये ऐसा कुछ याद तो नहीं है कि कभी हुआ है। और लेकिन ये जो सलीम बात कह रहे हैं कि ये जो होता है ये सिर्फ थिएटर में हो सकता है, ये सिर्फ ड्रामे में हो सकता है, ये सिर्फ जब आप लाइव हो रहे होते हैं तब होता है। उसके अलावा तो आपने फिल्म कर ली, सीरियल कर लिए, आपने वहां पर एडिट, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, आप अपने काम किया, आपने अपना चेक लिया, आप निकल गए आगे। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मगर यहाँ पर जो फीडबैक होता है और ये जो सबसे प्योरेस्ट ऑफ प्योर जो एक रेसिप्रोकेशन होता है ऑडियंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हमेशा इसलिए भी रहा है बिकॉज इसी से हम अपने आप को कनेक्ट करके और इससे सीख के हम आगे बढ़ पाए हैं। हमारा थिएटर जो है, जो हमारा ग्रुप है, से हमने कुछ 20 नाटक हम अभी तक कर चुके हैं और उसके अभी तक जमे रहने की और हमारा एक स्थिरता बने रहने के पीछे ये एक बहुत बड़ा एक अहम बात है। आपको ऑडियंस से एक तरह का रीअश्योरेंस मिलता है। हाँ जी, कि ऑडियंस अगर पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है तो आप बात सही कह रहे हैं, ऐसा आपको लगता है जी। और वो ऑडियंस का रिएक्शन बहुत, और मैं बहुत इस मामले में मेरे लिए बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है, कथारसिस जैसी होती है हर शो के बाद, क्योंकि ऑडियंस आपके लिए क्या कर रही है। ऑडियंस ऑनलाइन जाके टिकट बुक करती है 15 दिन पहले, फिर आके शो से 2 घंटा पहले घर से निकलती है, आके लाइन में खड़ी होती है, फिर आपका शो देखती है, शो अच्छा लगता है तो फिर खड़े होके ताली बजाती है और खुशी खुशी घर जाती है। जो उस आदमी ने एफर्ट किया है आपके काम को देखने के लिए, वो आप दूसरों के काम को देखने के लिए अक्सर खुद नहीं कर रहे होते। क्या बात, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा वाह। हाँ। तो और इतना सोचना भी अपने आप में तो कहीं हमारी भी जिम्मेदारी उस ऑडियंस की तरफ बनती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये उम्मीद में आज शो एडवांस फुल हुआ है। हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है। मुझे याद आ रहा है जब हमारा एक नाटक है हम सफर, वो एक कपल के रिश्ते के बारे में है और जो शुरू होता है डिवोर्स से और दे सेलिब्रेटिंग द डिवोर्स, और उसके बाद में जाकर वो किस तरह से 16 साल के बाद डिवोर्स करते हैं और फिर कैसे वो 5-8 साल में हाउ दे बिकम फ्रेंड्स एंड हाउ दे बिकम ह्यूमन बींग्स। मतलब बहुत ही खूबसूरत एक नाटक लिखा गया है, बहुत ही सोशली रेलेवेंट भी है, इमोशनल भी है। हम उसमें आज डिवोर्स जो एक नाम है ना, उसको हम क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक को लेकर कितनी ही बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि कोई खड़ा हुआ है कोने में रो रहा है और फिर मुझे बुलाया जाता है, और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि वो जो लेडी थी वो खड़ी थी, वो सब चले गए, मैं तैयार होके बाहर निकली, जब सब खत्म करके बाहर निकली तो कहने लगी मैं बस आपका इंतजार कर रही थी, बस कैन यू जस्ट हग मी। मैंने कहा क्या हुआ? इतना रो चुकी थी तब तक, इतना घुल गई थी नहीं वो उसने मुझे हग किया उसने, और उसने मुझसे जो बात कही मुझे नहीं एहसास था कि इतना इफेक्टिव हो सकता है कोई नाटक। उसने कहा कि मैं कुछ ऐसे दौर से गुजर रही हूँ और आपने मुझे राह दिखा दी। वाह, क्या बात। तो ये बात मेरी तो नहीं थी, वो उस नाटक का असर था। तो ये, और ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ में कि पीपल एकदम से वो रिएक्ट कर बैठते हैं उन चीजों को जो अच्छी लगी और जो नहीं लगी। एक हमारा नाटक है ताजमहल का उद्घाटन। अच्छा, बहुत कॉमेडी है वो। टेंडर भी है, टेंडर का सीक्वल है ये, टेंडर पहले आया तो ताजमहल का उद्घाटन है। इसमें ब्रजेश हीर जी, अमित बहल, बहुत सारे मजेदार एक्टर हैं। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो मेरा एक कैरेक्टर है वो स्पीच दे रही है, और स्पीच में मैं बिल्कुल ऑडियंस के बीच में जाती हूँ, स्पीच देती है और मैं एकदम से कहती हूँ तालियां, एंड आप यकीन नहीं मानेंगे ऑडियंस ताली बजाने लगती है। अच्छा, मतलब जैसे कि वो मेरी स्पीच सुन रही है। तो इतना अच्छा लगता है वो जो एक कमांड होता है ना, वो कमांड है, और एक यकीन भी तो है ऑडियंस को कि वो किसे देखने आए हैं। वो एक बहुत जोड़ लेना ऑडियंस को, बहुत सही। वो बहुत बड़ा
करम है कि इतने सारे लोग आपके काम को देखने के लिए आ जाते हैं। जी वाकई बहुत बड़ी बात, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्यों ना है सलीम सर, लुब्ना मैम, क्योंकि इतना कुछ आप लोग सोचते हैं, इतना कुछ लिखने से पहले, डायरेक्ट करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले, ये जो प्रोसेस आपने बताया कि जो एक ऑडियंस आपको देखने आती है उसके बाद उनका जो फीडबैक है, नजरिया है, तो इतना जब आप सोचते हैं उनके बारे में तो यकीनन उन बातों का असर उन पर भी होता है। मुझे लगता है कि ये एनी थिंकिंग पर्सन और क्रिएटिवली एक्टिव या सेंसिटिव इंसान का फर्ज है, सेंसिटिव होना, ह्यूमन टच फर्ज है। नहीं, एज परफॉर्मर्स हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अलावा भी। अब रेडियो पर आप शो करते हैं तो आपके सुनने वाला कुछ उम्मीद लगाकर ही जी आपको सुनता है ना। जी जी। तो वो उम्मीद कहाँ से पैदा होती है? बाकी हमें बहुत अच्छा लगता है जब सारे लेटर्स आते हैं और फिर आपने यहाँ से लिखा, वहां से लिखा। मैं तो इनफैक्ट ये पर्टिकुलर चैनल इस वजह से देखती हूँ कि मुझे वो कहाँ से लोग वो खत लिखते हैं, तो आप सोचिए वो इंटेंसिटी है ना, तो वो नियत उनकी, ये कितना अच्छा लगता है। नो, कभी मुझे लगता है कि उनको अपना नाम सुनना होगा, इसीलिए मगर बात मुद्दे की ये है कि वो आप सुन रहे हैं, आप उन पर असर डाल रहे हैं, बेशक, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो उस सेंटिमेंट को आप बिल्कुल ना नकार सकते हैं, ना उससे आप गद्दारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों, आप लोगों ने सुनी किस तरह से ये खूबसूरत बातें निकल कर आई हैं। तो लुब्ना जी, आपके बारे में अगर कहें तो आप मुझे डराइए ना, आप तो मतलब जो एक्टिंग की अगर बात करें
तो हमने सुना है कि महज 7 साल की उम्र से आप एक्टिंग करने लग गई थी। एक थिएटर ग्रुप था जिसमें गोदान जो प्रेमचंद साहब ने लिखी थी, उस पर आपने उसमें एक एक्ट किया है। जी जी जी, मेरे साथ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, क्योंकि पापा मम्मी दोनों इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से में काम करते थे, और फिर वहाँ पर हम जैसे बच्चे थे तो इप्टा में था कि सारी फैमिलीज ही सब जुड़ जाती थी। अब वो रमेश तलवार की फैमिली, सुलभारिया की फैमिली, सत्यू की फैमिली, हम सारे एक साथ होते थे। तो सारे बच्चे कच्चे भी होते थे। हम रोज शाम, हमारी जिंदगी वही होती थी कि काम खत्म किया, अपना स्कूल खत्म किया, शाम में मम्मी के कॉस्ट्यूम्स करती थी, पापा जो थे वो कहीं ना कहीं उसमें रिलेटेड होते थे, हम चले जाया करते थे। बहुत सालों तक ऐसी ही जिंदगी हमने गुजारी। उसमें ये एक हुआ कि एक कमलाकर सोनटक के एक बहुत बड़े मराठी के डायरेक्टर हैं, वो अपना हिंदी का पहला नाटक कर रहे थे, गोदान प्रेमचंद का, होरी के नाम से, जिसमें थे ए.के. हंगल और रोहिणी हट्टंगड़ी। और उसमें उन्होंने ऐसी जो बैठ के रीडिंग करते हैं, पहले तो सारे एक्टर्स उसके साथ में रीडिंग की। उन्होंने मुझे एक लाइन दी, उन्होंने कहा ये बोल दो, मैंने बोल दिया, सब हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर से बोल, मैंने फिर से बोल दिया, फिर सब हंसने लगे। मैं कहा ये क्या है, मतलब क्या करके हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वो ऐसे ही ऐसा ही एक वक्त था, ऐसी मतलब शाम थी, और वो कब सीरियस बन गया, वो कब वो नाटक बना, कब मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक इतने बड़ी दुनिया, नाटक की दुनिया से जुड़ गई हूँ। मुझे वो कब वो हॉबी थी, वो पैशन बना, वो कब प्रोफेशन बना, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, ना ही मेरा अस्तित्व रहता। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकती कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात की। लेकिन आपने उमराव जान में जो रेखा जी के बचपन का एक रोल था आपको मिल रहा था, उसके लिए मना किया? को ये सारी अंदरूनी बातें, अंदर की बातें कैसे पता है आपको? आप जिक्र कर रहे हैं तो आप नहीं, वो मिला नहीं, ऐसा नहीं था। मुजफ्फर अंकल और हम, वो सारी तैयारियां हो गई, सब हो गई, मेरा एग्जाम आ गया था बीच में। तो जिन दिनों वो डेट असल में मिस हुई, और फिर जब वो शूटिंग की डेट के दौरान मेरे एग्जाम्स थे, फाइनल एग्जाम्स थे, तो मैंने तो कहा था मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो वहां पर, और वो छोटा सा काम था तो वो चला गया, लेकिन अच्छा हुआ ना चला गया। देखो ना, फिर मैंने दूसरी फिल्में भी कर ली। क्या बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन सलीम साहब, बहुत सी बात कही लुबना जी ने, कि पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ पढ़े रहते हैं। जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो पढ़े रहते हैं वो अड़े रहते हैं अपनी जिंदगी, और वो जिंदगी के हालातों से लड़ नहीं पाते। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें बहुत सी वजह होती। इनके साथ सहूलियत थी, माँ बाप थे, एक माहौल था इप्टा का, कैफी साहब हयात थे, शबाना साहिबा एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व थी, तो वो माहौल ही अलग था। वो 30-40 बड़े बाकमाल लोग एक साथ एक वक्त में काम कर रहे थे एक स्टेज पर, और उसमें इन्फ्लुएंस ना होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो लोग जिनके पास ये सहूलियत नहीं है, वो जगहें ढूंढते हैं। और अगर आपके अंदर एक लगन हो, एक जज्बा हो, और आप एप्टीट्यूड हो, तो आप ढूंढ लेते हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और उसकी बहुत सारी मिसालें। लेकिन ये कि ये उतना आसान है नहीं जितना लगता है। मतलब मैं उसका सारे न्यू कमर्स को एक ही एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको सिफारिश करके इंडियन टीम में सिलेक्ट भी करा दूं, तो जब आप पिच पर खेलने जाएंगे तो आप ही बॉलिंग फेस करेंगे। परफॉर्मेंस मैटर्स, कोई और नहीं करेगा। सही कहा सर, बहुत। तो उस बॉलिंग को फेस करने की तैयारी तो कर लो। वाह, क्या बात है। कि जब आपको एक बड़ा मौका मिले तो उसके लिए आपके अंदर कुछ तैयारी तो होनी चाहिए, ताकि आप उस बड़े मौके को कैपिटलाइज कर सकें। बिल्कुल। तो वो बात बच्चों के समझ में आती है। अब जो पीछे रह जाते हैं उनमें अक्सर ये होता है कि उनको लगता है कि नहीं, ये तो मुझे शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। जिंदगी में किसी भी बड़ी चीज का कोई शॉर्टकट है नहीं, और खासतौर से इस फील्ड में, क्योंकि यू कैन गेट 1 टाइम लकी। और से सुनिए दोस्तों ये बात, आप 3 टाइम्स लकी नहीं हो सकते। तो एक बार आपकी किस्मत साथ देगी, दूसरी कुछ ना कुछ आप में होगा जो आपको कहीं ले जाता है। और वो आपका एप्टीट्यूड हो, आपकी सिंसियरिटी हो। फिल्मों की शर्तें अलग हैं, तो मैं सिनेमा को इससे बिल्कुल अलग रख रहा हूँ, क्योंकि सिनेमा के एग्जाम्पल्स कोई बहुत ऐसे नहीं है जो मैं बच्चों को दे सकूं। लेकिन दूसरी फील्ड में मुझे मालूम है कि अगर गुण पैदा करना है तो गुण में तो टाइम लगता है। क्वालिटी के लिए तो आपको टाइम चाहिए, अपने अंदर बहुत कुछ डालना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो तैयारी बहुत जरूरी है। और थिएटर में अच्छी बात क्या है कि थिएटर में सब बराबर के हैं, यहाँ उसको स्टार सिस्टम नहीं होता।
क्योंकि स्टेज पर सब लोग जब काम कर रहे हैं तो सब एक लेवल के हैं, हम लोग साथ ट्रैवल करते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ रहते हैं। फिल्मों में ये एहसास बराबर दिलाया जाता है कि आप जूनियर आर्टिस्ट हैं, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप एक वैनिटी वैन में 4 लोग बैठेंगे, आप एक वैनिटी वैन में एक आदमी बैठेगा। डिफरेंशिएट करते हैं अलग-अलग तरीके से उनको। आदमी को हमेशा छोटा महसूस कराया जाता है। थिएटर में इसका उल्टा है, थिएटर में आदमी को हमेशा बराबर का महसूस कराया जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन बहुत अच्छी बात कही सर, ये जो आपने फर्क बताया ना, ये बहुत ही खूबसूरत, ये जो नजरिया था जी, ये लाया गया, ये अक्सर महसूस करते हैं लोग, लेकिन आपने वो बात को कह दी, वो बहुत अच्छी रही। और अब गाना सुन लेते हैं लुब्ना मैम। मुझे लगता है मिर्जा गालिब, जो मेरा पहला काम है मुंबई में, वाह, मिर्जा गालिब टेलीविजन शो की। जी जी, देखिए मैं सारे चांसेस सलीम को इसलिए देने वाली हूँ क्योंकि हमारे घर में जो है, जो रेडियो है और जो जो जितना भी म्यूजिक है उसका सारा दारो मदार है, वो सब हमारे मूड पर डिपेंड करता है। और सलीम की चॉइस घर का डीजे मैं हूँ। गाने, अब मैं कह नहीं रही थी अपने मुंह से, अब आपने कह दिया कि अब आप डीजे हैं, तब आप मान लीजिए आप डीजे हैं। तो चलिए आपने डीजे और ये जगजीत साहब की गजल। जी, जगजीत भाई बहुत। तो ये पहली बार ऐसा होगा दोस्तों कि डीजे जगजीत साहब की गजल सुनेंगे। और डीजे सुनाते हैं या सुनते हैं? सुनते सुनाएंगे। नहीं, और मैं इसलिए भी कि इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स में मैं इन्वॉल्व था, जाता था, जगजीत भाई के साथ बैठता था काम, तो वो, और मुझे भी लगता है कि गालिब को इतना आम फहम, इतना आसान तरीन बनाकर लोगों तक पहुंचाने का जो काम जगजीत भाई ने किया, और गुलजार साहब ने, जाहिर है इन दोनों ने मिलकर जो क्रिएशन है, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी के जो चंद काम हैं जो याद किए जाएंगे, मिर्जा गालिब बेशक बेशक, और उसका ये जरूर, मुझे ये गजलें बहुत पसंद हैं। तो जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं फिर वही गजल। कुछ इस दिल को बेकरारी है, फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, सीना जो याए जख्म का फिर कुछ इस दिल फिर जिगर खोदने लगा आमदे फसले लालकारी है, फिर कुछ इस दिल को फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर कुछ इस दिल बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है।
बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज के मेहमान हमारे साथ हैं सलीम आरिफ साहब और उनकी बेटर हाफ लुबना सलीम। और यहाँ पर बात हो रही है फिल्मों की, नाटक की, डायरेक्शन की, अदाकारी की, गानों की, लिखावट की और कई सारी बातें। आप लोग बस जुड़े रहिए। सलीम आरिफ साहब, आपके जो ख्यालात हैं जी, जैसे लुबना मैम ने बताया कि तकरीबन 19-20 तो शोज लिख चुके हैं, प्लेज लिख चुके हैं, बहुत ही आप एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर चलते हैं या अक्सर तलाश करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप जो अक्सर घूमे भी हैं कई जगह पे, उसे एक तजुर्बा मिला है और रास्ता मिल भी जाता है। ताजमहल का टेंडर, अब ताजमहल का उद्घाटन भी होने वाला है जी। और उसके साथ साथ अगर बात करें कि कैफी साहब जो ये कहते हैं कि पोइट्री इज अ सेक्रेड स्पेस, जी, कैफी साहब की बात करें और साथ ही साथ गालिब नामा, खराशें, पीले पत्तों का बंद दिल चाहता है, शाम रंग, अगर और मगर, बयाने गालिब, हाँ वो एक काफी लंबी लिस्ट है। गुलजार साहब वो लिस्ट मतलब फहरिस्त वो खत्म नहीं होने वाली है जी। तो ये जो सारे जो प्लेज हैं, जो जितने भी आपने लिखे हैं, ये जो डायरेक्ट किए हैं, ये इसमें से ज्यादातर गुलजार साहब के लिखे हुए हैं और जावेद सिद्दीकी साहब। मेरा लिखे हुए स्क्रिप्टेड में आप गालिबनामा कह सकते हैं और एक आध और मैंने उनको शक्ल आप जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी शक्ल आपने दी है। खराशे की शक्ल मैंने दी है लेकिन राइटिंग गुलजार साहब की। जी, मतलब आप हिस्सा रहे हैं इन सारे। जी, 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 तो जो इन सारे प्ले से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें अगर आप लोगों के मुझे में आती है तो वो आप हमारे ताजमहल का टेंडर जब मैं कर रहा था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था ये नाटक नहीं करना चाहिए, तो नाटक ही नहीं है और सब स्टैंडर्ड है। और बहुत सारे यहाँ के ग्रुप्स थे जिन्होंने कहा कि हमने तो पढ़ा, हमने तो रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं। मगर मैंने जब वो नाटक किया तो मैं उसके नजरियों को लेके बिल्कुल क्लियर था कि ये जिस तरह लोग करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। तो मैंने उसको उल्टे नजरिए से किया एंड इट इज स्टिल रनिंग। आज भी उसके टिकट नहीं मिलते हैं, हाउसफुल चलता शो। 18 साल हो गए, 19 साल हो गए उस प्ले को। तो वहां से जो एक कॉन्फिडेंस मिला कि यस, जो आप सोच रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उसको रिजेक्ट किया कि ये तो कोई प्ले नहीं है और इसमें कुछ बदलता नहीं है। तो मैं उनसे यही कहा कि ऑडियंस को समझ में आ रही सारी बात, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कपड़े बदल के उनको बात और बेहतर समझ आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है जी। उनको बात समझ में आ रही है। तो वो नाराज भी हुए बुजुर्ग डायरेक्टर्स, लेकिन ये कि वो प्ले ऑडियंस ने सराहा और आज तक वो आप पृथ्वी उस शो के दिन आपको टिकट नहीं मिलता उसका। खराशे में ये हुआ कि जब गुलजार साहब से मैंने कहा कि कम्युनल राइट्स पर एक शो करना है मुझे, तो मैं आपकी कहानियां और नज़में मिलाकर शो करना चाह रहा हूं। तो गुलजार साहब का पहला सवाल था कि जो कहानी देख रहा है या सुन रहा है वो नज़में क्यों सुनेगा उसके साथ। बहुत अच्छा, हाँ सही। और जो नज़में सुन रहा है वो कहानी क्यों सुनेगा, कैसे मैच हो गई। हाँ, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप मुझे कर लेने दीजिए और मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको ठीक लगेगा तो ही स्टेज पे करूंगा। तो हम लोग ऊपर नीचे बैठ के, मैं भाईदास हॉल में जाके बैठ जाता था और यशपाल शर्मा और अनूप सोनी और अतुल कुलकर्णी ये सब बारी बारी अपनी शूटिंग और डबिंग के बीच में आते थे, अपनी कहानियां करके चले जाते थे। फिर एक दिन आया कि गुलजार साहब को मुझे दिखाना, तो मैंने सबसे कहा भाई 3 दिन तक तो मिलके एक साथ कर लो ताकि जब वो देखने आए तो उनको कुछ शक्ल तो नजर आए। जी। तो उन्होंने वो आकर देखा एंड ही वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। और उसका जब पहला शो हमने 18 जुलाई, मुझे आज भी याद है, 18 जुलाई 2002 में किया एनसीपीए में, तो उसमें एमएफ हुसैन साहब भी थे और श्याम बेनेगल साहब भी थे और काफी सारे नामचीन कलाकार, सिंगर्स, म्यूजिशियंस ये सब देखने आए। तो उन सब ने उसको खड़े, मतलब शो खत्म हुआ एंड इट वाज ए स्पॉन्टेनियस स्टैंडिंग ओवेशन, वही रिस्पांस। तो वो लगा कि ये बात जो कहना चाह रहा था वो पहुंची है लोगों तक। तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू बड़ा
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कॉस्ट्यूम डिजाइनर, रंगमंच के मशहूर निर्देशक सलीम आरिफ और अभिनेत्री लुबना सलीम से वसीम अंसारी की बातचीत। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई, हम यहाँ पर बातचीत को विराम दे रहे हैं। अगले हफ्ते आपको सुनवाएंगे इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।